Hello dear students, today I'm going to continue chapter 11 of economics, standard 11 commerce, session number 9 of the economic thoughts. In the particular economic thoughts, I started Gandhiji's thought. I completed total thoughts of Gandhiji, that was the 5. We discuss in detail that 5 points. 6 point that was the doctrine of trusteeship. उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसमें हमने ऑलरेडी 5 कंप्लीट किए हुए जो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप के, जो टोटली गांधी जी के एक वन ऑफ द बेस्ट थॉट में माना जाता है, और उसको हमने लिए थे 5 पॉइंट. लास्ट हमने कंप्लीट किया था कंपेंसेशन टू द ट्रस्टी को कुछ मिलना चाहिए, फाइनेंशियली बेनिफिट होना चाहिए, कंपेंसेट मिलना चाहिए ट्रस्टीज को, वॉट एवर द वर्क दे आर डूइंग फॉर देयर सर्विसेज. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. ऑल्सो इन लास्ट सेशन वी कंप्लीटेड अवेयरनेस, राइट. जनमत की बात की थी हमने, राइट. और सोशल चेंज भी लाना था हमें, वर्ड भी याद आपको करवाया था. फिर उसमें हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी, राइट. और उसके आगे हमने 2 भी देखे थे. तो ये सब मिला के हमने कुछ 5 पॉइंट कंप्लीट किए ट्रस्टीशिप में. आज छठा पॉइंट देखने जा रहे हैं, अपोजिशन टू नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण. गांधी जी अपोज द आइडिया ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स फॉर ब्रिंगिंग आउट इकोनॉमिक इक्वालिटी. यानी गांधी जी ने यह अपोज करके कुछ बुरा भी नहीं किया. उन्होंने जो भी आइडिया है नेशनलिज्म का, रिसोर्सेज जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, जो भी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके जो राइट्स थे उसको हटा दो. यानी अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स किसके लिए हटाना है? फॉर ब्रिंगिंग आउट इकोनॉमिक इक्वालिटी. सो जो भी इकोनॉमिकल इक्वालिटी है, इनइक्वालिटीज है एक्चुअली, उसको हटाने के लिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स को हटाना पड़ेगा, तभी नेशनलिज्म अच्छा रहेगा. और नेशनलिज्म को अपोजिशन नहीं करना है, उनको अपोज नहीं करना है नेशनलिज्म को. जो आइडिया है, जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर लेके बैठा हुआ है, उसको मोनोपलाइज कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, उसको निकालने के लिए अपोजिशन हो रहा है. तो सच नेशनलिज्म वुड डिक्रीज द मोरल्स एंड एथिक्स ऑफ द पीपल. तो पीपल, जो लोकल पीपल है, नेशनल लेवल पर कई लोग ऐसे होते हैं जो एथिक्स और मोरालिटी पर काम करते हैं, तो ये मोरल उनका ना टूटे. वो क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो जानते हैं, उनके एथिक्स अपने होते हैं. तो सिंपल ये नेशनलिज्म में भी ये डिक्रीज कर देगा उनका मोरल. अगर मोरल डिक्रीज होता है तो वो कुछ काम नहीं कर सकेंगे. और दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द सम ऑफ द पर्टिकुलर वर्क, और फॉलोअर्स ऑफ द सम ऑफ द लीडर्स, दोज हु आर ऑलवेज फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन एथिक्स. तो पीपल जो है, जो लोग हैं, वो उनका मोरल कम हो जाएगा. एंड ऑल्सो टर्न देम अगेंस्ट द स्टेट, और फिर वो विरोध करेंगे, और उसके बाद जो विरोध होगा वो आपको मालूम है क्या होता है. तो उनको अगेंस्ट नहीं करना है स्टेट के. तो गांधी जी ओपाइंड दैट ही वुड अलाउ रिच कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स टू रिटेन द ओनरशिप ऑफ देयर पोजेशंस. तो ये यहाँ तो ऐसा नहीं है कि उनका टोटली अपोजिशन हो रहा है, लेकिन गांधी जी का ओपिनियन ऐसा है कि ओपाइंड दैट कि वो किसी को अलाउ कर रहे हैं, रिच कैपिटलिस्ट, इनके पास ज़्यादा पैसा है, उन लोगों को, और लैंडलॉर्ड्स को, जितनी खुद की ज़मीन है, जिनके खुद के पैसे हैं, राइट, उनको अपनी ओनरशिप रिटेन करने का, अपनी पोजीशंस अपने पास रखने का अधिकार है. बट वुड कन्विंस देम टू बिकम ट्रस्टीज. लेकिन फिर से एक बात आ गई, उनको बोलो कि किसी ना किसी तरह वो ट्रस्टी बन जाए, एंड देन यूज़ देयर वेल्थ फॉर गुड ऑफ द सोसाइटी. उसके बाद अपनी जो भी वो अपनी वेल्थ है उसको सोसाइटी के लिए यूज़ करें. यानी बाय डिफ़ॉल्ट गांधी जी का ये थॉट अच्छा भी है. कई लोग इसको अपोज भी करें, कई लोग इसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो तो सिंपल आपको ट्रस्टी बनना पड़ेगा. दैट इज द थिंग. तो अपोजिशन टू नेशनलिज्म इज इन द फेवर ऑफ द पर्टिकुलर पीपल, दोज हु आर फॉलोइंग ऑलवेज एथिक्स. नेक्स्ट वन, अपॉइंटिंग सक्सेसर. अपने पीछे किसी को छोड़ के जाओ. सक्सेसर आपने देखा हुआ है, मोस्टली राजा महाराजा जो होते हैं उनके पीछे उनके सक्सेसर होती है, मोस्टली उनका जो बेटा होता है वो. लेट्स सी यहाँ पर क्या है. गांधीज आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप ऑल्सो रेजिस द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटिंग अ सक्सेसर टू वेल्थ ऑफ द ट्रस्ट. हु विल बिकम और हु विल सक्सेसर और हु विल बी अपॉइंटेड एज अ सक्सेसर फॉर द वेल्थ ऑफ द ट्रस्ट. कौन इसका सक्सेसर बनेगा? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द लीगल ओनर्स ऑफ वेल्थ शुड बी द ऑफिशियल ट्रस्टीज. कायदा किया देखने जाए, कायदे को साथ कर लिखे चले अगर हम, तो उसके जो ओनर्स हैं,
ओनर्स, वेल्थ के जो ओनर्स है वही उसके ऑफिशियल ट्रस्टीज हो सकते हैं। यानी टाटा ग्रुप है तो टाटा ग्रुप के ऊपर किसी और का खुद का जो भी पावर होता है वही रहना चाहिए, किसी और का उसके ऊपर पावर नहीं आना चाहिए, right? तो खुद ट्रस्टी है ऑफिसर। सर इज नो नीड टू एंट्रस्ट द ट्रस्ट टू द सोसाइटी और द स्टेट। तो किसी को यहाँ इंटरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी देयर इज़ नो नीड टू एंट्रस्ट द ट्रस्ट टू द सोसाइटी और द स्टेट। तो यहाँ पर तो ऐसी बात हो गई कि कई लोग ऐसे ट्रस्ट खोलकर शायद गवर्नमेंट को बेनिफिट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। मे बी इट हैपन्स कि कई बार गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार अपॉइंटमेंट जो सक्सेसर की होती है वो नहीं हो सकती है, तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं होता है ऐसा है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी लीगल ओनर्स ही उसके सक्सेसर या ट्रस्टीज हो सकते हैं। सो इसको कोई इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू इंटरेस्ट है। द एक्चुअल ओनर शुड एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। तो जो उसका एक्चुअल ओनर है वो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है। हर जगह पर आप जानते हो कि किसी एक नाम को लेके आप चलते हो तो उसका आप रिप्रेजेंटेटिवनेस रखते हो, राइट। मैं किसी स्कूल को बिलोंग करता हूँ, राइट, मैं एक स्कूल को बिलोंग करता हूँ अपने स्कूल को, तो मैं उसका नाम लेके, राइट, एज ए रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी में एंटर हो सकता हूँ, लेकिन वो मेरी नहीं है, राइट, आई एम द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एक सिंपल थिंग है कि सोसाइटी में जब आप एंटर होते हो तो मे बी एक्चुअल ओनर कोई और है, बट यू शुड वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव, आप उसके प्रतिनिधि हो, तो उसका प्रतिनिधित्व आपको करना पड़ेगा सोसाइटी में। सो इज़ अ वे इन अ वे द सोसाइटी विल ओन द रिसोर्सेज। तो उसके बाद सोसाइटी कुछ रिसोर्सेज ओन करेगी। ना हाउएवर द प्रेजेंट ट्रस्टी कैन नेम द सक्सेसर हु विल बी द ट्रस्टी आफ्टर हिज और हर डिमाइस। उसकी मौत के बाद कौन इसका सक्सेसर होगा, डिमाइस अभी देर है, लेकिन सिंपल थिंग है कि कोई ट्रस्ट चल रहा है टाटा का, तो उसके बाद कौन आएगा, अभी कोई भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांडेड कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, उसका ट्रस्ट चल रहा है, तो उसके बाद सक्सेसर कौन होगा वो ट्रस्टी को पहले से ही बताना पड़ेगा। एंड द न्यू ट्रस्टी विल ऑल्सो बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसेट्स एंड नॉट एन ओनर। तो जो नया ट्रस्टी आएगा वो ओनर नहीं है, वो सिर्फ एंड सिर्फ उसका प्रतिनिधि है, क्योंकि जो ओनर था वो तो रहा नहीं है ना, अब तो ट्रस्टी सिर्फ चेंज कर रहा है। तो याद रखो कि व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ दी representatives are that they are the particular trustees, representatives, not the owner. And the state or society can't seize the property of the trust. और स्टेट कोई होता है वो उनकी प्रॉपर्टी सीज भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका ओनर जो था वो है नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव अभी है। और समझ लो कि अभी सक्सेसर नहीं आए और खुद जो उनके ट्रस्ट के मालिक थे, जो उन्होंने ट्रस्टी बन के ये खोला था वो है, तो फिर भी डायरेक्टली सोसाइटी उसकी प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकती और स्टेट भी उसकी प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकता। द सक्सेसर शुड बी अपॉइंटेड थ्रू अ लीगल प्रोसीजर। ये भी डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, है, इसको प्रॉपरली कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो सक्सेसर होता है वो डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये प्रोसीजर अपॉइंटमेंट जो होती है वो लीगल प्रोसीजर के तौर पर होनी चाहिए, तभी सही मायने में जो भी ये इसका बेनिफिट लेने वाले लोग हैं उनको मालूम पड़ेगा कि वॉट एवर द वर्क इज़ डन इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, दिस पर्टिकुलर ट्रस्ट इज़ इन अ प्रॉपर वे। तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में बहुत सारी बातें जो हमें जीवन में उतारने की ज़रूरत है। तो गांधी सजेस्टेड दैट दो द ओनर ऑफ द वेल्थ कैन नेम द सक्सेसर टू द ट्रस्ट, द स्टेट मस्ट मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रस्ट। ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ है जो की पॉइंट कहा जा सकता है कि गांधी जी ने ये भी सजेस्ट किया कि ओनर ऑफ द वेल्थ जो है, यानी कोई पर्टिकुलर कंपनी के मालिक अभी जीते हैं और जिंदा है और वो अपने सक्सेसर का नाम दे रहे हैं ट्रस्ट को कि इस मेरे पीछे ये सक्सेसर रहेगा, मेरे पीछे ये रहेगा, मेरे बाद में आफ्टर माई डिमाइस, तो स्टेट उसको मॉनिटर कर सकती है। तो यहाँ पर स्टेट डायरेक्टली यहाँ बोला कि स्टेट सीज नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट उसके ऊपर मॉनिटर भी कर सकती है, उसके काम पर ध्यान रख सकती है, ट्रस्ट के काम पर। सो ये सक्सेसर का जो भी पॉइंट है ये ना कि ट्रस्ट के लिए भी है, हमें भी उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, है कि रूटीन में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि सक्सेसर का नाम नहीं होता है और फिर प्रॉपर्टीज़ में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव बनना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको चलाना बहुत ज़रूरी है। तो कीप इन माइंड द पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हम बारी बारी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो सॉरी कि ये पर्टिकुलर सक्सेसर कैसे अपॉइंट होता है। प्रोसीजर बहुत लंबी है,
तो उसको भी हम यहाँ सिलेबस में नहीं तो उसकी चर्चा नहीं करते, कीप इन माइंड द थिंग। तो ये आज हमने देखा 2 पॉइंट, अपोजिशन टू नेशनलाइजेशन, दूसरा देखा अपॉइंटिंग द सक्सेसर, और लास्ट पॉइंट बचा है दैट इज स्टेट कंट्रोल, जो हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप का 6वां पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है स्टेट कंट्रोल कैसे रहेगा। उसके बाद हम ये पॉइंट फिनिश करेंगे और चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा एज पर द आवर डिस्कशन। उसके बाद सिर्फ पंडित दीनदयाल जी की थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो हम एक सेशन में लेकर उसको फिनिश करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी पर्टिकुलर वर्क है वो फोकस होगा हमारा जो सिलेबस ख़त्म हुआ है उसके ऊपर, और जो 30% सिलेबस में हमने 10th चैप्टर में जो 2 पॉइंट बाकी है वो, और 11 में जो 3-4 पॉइंट बाकी रहेंगे उसको हम चलाएंगे, बिकॉज वी आर एट द एंड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।